वेलकम टू आरएस क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने एड्सॉर्प्शन के बारे में देखा था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन देखा था। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो केमिकल भौतिक अधिशोषण की कुछ विशेषताएं हैं। पहले हम देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता की कमी। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट यानी अधिशोष्य की प्रकृति। रिवर्सिबल नेचर, उत्क्रमणीय प्रकृति। सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्र। एंड एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण की एंथैल्पी। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी यानी विशिष्टता की कमी से क्या इसकी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे है ये, है ना। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं विशिष्टता की कमी यानी लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, ठीक है। यानी जब भौतिक अधिशोषण हो रहा है तो यहाँ पे लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी यानी विशिष्टता की कमी, ये मतलब विशिष्टता की कमी नहीं होती है इसमें। ऐसा नहीं होता है कि जो एब्जॉर्बेंट है वो केवल किसी प्रकार के मॉलिक्यूल को बोलेगा यार भाई तुम कार्बन डाइऑक्साइड, मैं तुमको एब्जॉर्ब नहीं करूंगा। या वो किसी और दूसरे क्लोरीन गैस को बोलेगा नहीं भाई मैं तुमको एब्जॉर्ब नहीं, हाइड्रोजन को बोलेगा मैं नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा नहीं जैसे अपनी फ्रेंडशिप होती है ना, नहीं यार हम इसी के साथ अपना ग्रुप बनाएंगे, स्पेसिफिसिटी रहती है। मतलब कोई जब हम क्लास में किसी के साथ आपको ग्रुप की बात होती है, जैसे प्रैक्टिकल में ग्रुप बनाते हैं या फिर हम किसी और चीज में ग्रुप बनाते हैं, तो हमारे पास एक चॉइस रहती है, एक विशिष्टता रहती है, नहीं यार हम इसी के साथ रहेंगे क्यों, किसी से हमारे साथ बॉन्डिंग अच्छी है। तो यहाँ पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता है भाई। यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं हमारी कोई विशिष्टता नहीं है, हमारा ऐसा नहीं है कि नहीं हम इसी गैस को एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब उसके पास एक ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि एड्सॉर्बेंट जो होता है वो फिक्स हो कि नहीं यार हम केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही एक अपना अट्रैक्टिव फोर्स बनाएंगे, नहीं यार केवल हम हाइड्रोजन के। यहाँ पे कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। स्पेसिफिसिटी की कमी यानी कि लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी से मतलब ये होता है कि एब्सॉर्बेंट जो होता है वो उसके पास ऐसा कुछ नहीं होता कि वो स्पेसिफिक टाइप के जो दूसरा सब्सटेंस है एब्सॉर्बेट है, एक स्पेसिफिक टाइप के एब्सॉर्बेट को ही अपने ऊपर एब्सॉर्ब करेगा। नहीं, वो किसी भी तरीके के जो गैस हो सकती है उसको एब्सॉर्ब कर सकता है या लिक्विड उसको एब्सॉर्ब कर सकता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी की कमी होती है, यानी उसके पास कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक चीज को या स्पेसिफिक गैस को ही अपने सरफेस पर एब्सॉर्ब करेगा। बिकॉज क्योंकि से हमें पता है कि फिजिकल एब्सॉर्प्शन क्या होता है। फिजिकल एब्सॉर्प्शन में एक अट्रैक्टिव फोर्स बनता है एब्सॉर्बेट और एब्सॉर्बेंट के बीच में। आपको याद होगा मैंने यहाँ पे एक डायग्राम आपको बना के बताया था। ये जो होता है सपोज ए हमारा क्या है, ये है हमारा एब्सॉर्बेंट और यहाँ पर जो दूसरे मॉलिक्यूल यहाँ पर एब्सॉर्ब होंगे इसको अपन बोलते हैं एब्सॉर्बेट, ठीक है। तो जो एब्सॉर्बेंट है जब यहाँ पर आके इनके बीच में एब्सॉर्बेंट और एब्सॉर्बेट के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कोई भी दो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज यूज्ड एज वॉन डर वाल फोर्स। तो यहाँ पर वॉन डर वाल फोर्स होता है जो क्या करता है, इनको अट्रैक्ट करके रखता है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी गैस को के लिए स्पेसिफिक है कि नहीं भाई हम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, हम हाइड्रोजन को नहीं कर सकते, कि हम हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं है। इसके पास जो भी सरफेस पर गैस आएगी या लिक्विड आएगा उसके साथ ये क्या करेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्ट बनाएगा। और क्योंकि से फिजिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स बनता है, दैट इज वॉन डर वाल फोर्स। इसलिए यहाँ पर विशिष्टता की कमी से मतलब यही है कि इसके पास कोई चॉइस नहीं है कि नहीं स्पेसिफिक टाइप की गैस को भी एब्जॉर्ब करेगा, या एब्जॉर्बेंट के पास भी चॉइस, एब्जॉर्बेंट के पास भी ऐसी चॉइस नहीं कि नहीं यार हम इसी सरफेस पर एब्जॉर्ब होंगे। ऐसा नहीं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बोले नहीं यार हम इस सरफेस पे नहीं जाएंगे, हम इसके सरफेस पर एब्जॉर्ब होंगे, नहीं, उसके पास भी ऐसी वो नहीं। यदि वो किसी कॉन्टेक्ट में आता है जिसके साथ एक फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा, दैट इज वॉन डर वाल फोर्स को बनाता है, ठीक है। तो लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी से आप समझ रहे होंगे। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, अधिशोष्य की प्रकृति। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा एब्जॉर्बेंट है इस पर यदि कोई गैस के मॉलिक्यूल जो कि एब्जॉर्बेट है, जब वो इस एब्जॉर्बेंट की सरफेस पर आते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें पता है कि क्या करते हैं, वॉन डर वाल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स बनाते हैं जिसके कारण ये सरफेस पे चिपकते हैं। अब यहाँ पर अधिशोष्य की प्रकृति से मतलब क्या है, एब्जॉर्बेट जो होता है, जो कि सपोज यदि हमारा गैस है
तो हमें पता है कि गैस का क्या होता है, अपना एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर एक जिसको अपन बोलते हैं क्रांतिक ताप। अधिक से आप लोग में से अधिकतर लोगों को ये चीज नहीं पता होगी कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, क्रांतिक ताप क्या होता है। क्रांतिक ताप वह ताप है जिसमें किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाने पर एक ऐसा टेम्परेचर, एक अधिकतम टेम्परेचर आता है जहां पर वो गैस अवस्था में आ जाती है, अब वो द्रव अवस्था में नहीं रहती। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जहां पर वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होने लगती है, हम पूरी की पूरी वो गैस में बदल जाती है, वो उसको क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, यदि आप इसका एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एंड्यूस एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, उन्होंने CO2 गैस के लिए किया था यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर एक एरिया मिलता है, वो कुछ इस तरीके से ऐसा फॉर्मेशन होता है जहाँ पर हमको ये ऐसा है ना, यानी ये इस तरीके से ऐसा वो बनता है ग्राफ। तो इसके नीचे यहाँ पर ये जो रहता है ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। इसके नीचे जो गैस रहती है वो द्रव अवस्था में रहती है, यानी कि जितना ज्यादा गैस का टेम्परेचर, यानी जितनी देर वो लिक्विफाइड स्टेट में रह सकती है यानी द्रव अवस्था में रह सकती है, तो उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, क्योंकि उस द्रव को गैस में बदलने के लिए उतना ज्यादा टेम्परेचर देना है ना। वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जब वो द्रव पूरी तरीके से गैसेस स्टेट में आ जाती है। तो उसको लिक्विफाई हो, गैस को लिक्विफाई होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर मतलब प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। मतलब वो ज्यादातर देर द्रव अवस्था में रहेगी, गैस में बदलने के लिए उसको ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा वो द्रव अवस्था में रहेगी उतना ज्यादा उसको एड्सॉर्बेंट के साथ एड्सॉर्ब होने का टाइम मिलेगा। और हमें पता है कि जो गैस की मॉलिक्यूल और द्रव की जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका एड्सॉर्बेंट के साथ जो बॉन्ड देखें तो द्रव के मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट के साथ ज्यादा अच्छे से बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे एज कंपेयर टू गैस, है ना। तो एक रीजन ये होता है कि एड्सॉर्बेट की जो प्रकृति होती है, अधिशोष्य की प्रकृति होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज्यादा किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो उतनी जल्दी से क्या होगी, एड्सॉर्ब होगी। उसका रीजन क्या है कि यदि हम ग्राफ के थ्रू देखें तो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा देर गैस द्रव अवस्था में रहेगी, और जितनी ज्यादा देर वो द्रव अवस्था में रहेगी एब्जॉर्बेंट के साथ उसको वॉन वॉल फोर्स बनाने के लिए उतना टाइम मिलेगा और एड्सॉर्प्शन उतना अच्छा होगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो दूसरा हम देख रहे थे अधिशोष्य की प्रकृति, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं रिवर्सिबल नेचर यानी उत्क्रमणीय प्रकृति, रिवर्सिबल नेचर। देखिए अभी एब्जॉर्बेंट पर हमने देखा कि गैस के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुए हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इनके बीच में जो फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था दैट इज वॉन डर वॉल फोर्स। अब क्या होता है कि यदि कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसके कारण जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे, जिस सरफेस पर एड्सॉर्ब हुए थे उस सरफेस को वापस क्या कर सकते हैं, छोड़कर वापस रिवर्स बैक चले जाते हैं। यानी कि अब क्या होंगे, ये सरफेस को क्या करेंगे, छोड़कर वापस जैसे एड्सॉर्ब हुए थे वो वापस क्या होंगे, वापस उसी एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। तो इस प्रकृति को अपन बोलेंगे रिवर्सिबल नेचर। एड्सॉर्बेंट की सरफेस से एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल का एस्केप होना या निकल जाना, उस फोर्स का खत्म हो जाना जिस फोर्स से वो बंधे थे, और वापस गैस के मॉलिक्यूल यानी एड्सॉर्बेंट की सरफेस से एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल का एस्केप होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसॉर्प्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में अट्रैक्टिव फोर्स रहता है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में, और ये लो टेम्परेचर को फेवर करता है एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, इनके बीच में जो बंध बनता है उसके लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है बिकॉज दिस आर द अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे कोई टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट होता नहीं है, बहुत ही कम टेम्परेचर रहता है और अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसलिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है वो लो टेम्परेचर को फेवर करता है। हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, यदि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो क्या हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा, और इसके मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो जो सॉलिड और गैस के बीच में है ना, यहाँ पर क्या था, सॉलिड
और गैस के बीच में क्या बन रहा था, जो प्रोसेस थी वो रिवर्सिबल हो जाएगी, स्केप हो जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल, और अब हम इसको कहेंगे कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेट, यानी गैस के मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट पर आके एड्सॉर्ब हो जाते हैं, और वापस यदि टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में हम क्या देखते हैं कि इसके मॉलिक्यूल, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए थे वो इसके सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे, और क्या होगा, ये मॉलिक्यूल एस्केप हो जाएंगे और ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। दूसरा हम और देखें कि रिवर्सिबल का कारण क्या होता है, तो दूसरा कारण होता है, फर्स्ट रीजन हमने देखा था टेम्परेचर का इफेक्ट, इसी में हम देखेंगे रिवर्सिबल नेचर में दूसरा होता है प्रेशर। इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, यदि आपने देखो यहाँ पर अभी हम देख रहे थे गैस के मॉलिक्यूल जो अभी इस सरफेस पर यहाँ थे, अभी क्या था, ये दूर दूर स्प्रेड थे, है ना, और इसके सरफेस पर आके क्या हो रहे थे, ये एड्सॉर्बेट था गैस, और इसके सरफेस पर एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर आके सॉलिड एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर आके एड्सॉर्ब हो रहे थे। अभी इसके पास क्या था, एरिया ज्यादा था और प्रेशर कम था। व्हेन यू इंक्रीजेस द प्रेशर, आपने प्रेशर इंक्रीज किया, अब क्या हुआ, जो वॉल्यूम अभी इसको इतना मिल रहा था, एंड व्हेन यू इंक्रीजेस द प्रेशर, आपने प्रेशर इंक्रीज किया, तो क्या हुआ, गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ गए और इसकी सरफेस पर क्या हो गए, एड्सॉर्ब हो गए। तो जितना कम एरिया रहेगा, मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस पर आके, जो मॉलिक्यूल्स उसके साथ उतनी तेजी से अट्रैक्टिव फोर्स बनाएंगे, वॉन डेर वाल्स फोर्स बनाएंगे और अट्रैक्ट होके इस पर एड्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, और यदि आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल को एरिया ज्यादा मिलेगा, एंड दे रिवर्स बैक टू दी वेकेंट एरिया, है ना। ये क्या होंगे, जैसे आपने प्रेशर रिलीज किया, कम किया, तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल को एरिया मिल जाएगा और वो वापस एस्केप हो जाएंगे सरफेस के बीच में जो वॉन डेर वाल्स फोर्स है उसको छोड़ के। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि उत्क्रमणीय प्रकृति होती है, गैस के मॉलिक्यूल सरफेस पर इसके आके एड्सॉर्ब भी होते हैं और उसकी सरफेस से क्या होते हैं, डिसॉल्व भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्र। अधिशोषक यानी एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट के सरफेस का एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। वी कैन से दैट कि जो amount of adsorption is proportional to the surface area of absorbent. जितना ज्यादा एड्सॉर्बेंट का एरिया जितना ज्यादा होगा, एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। क्यों, आप जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड सब्सटेंस है, यदि उस पर आप किसी गैस को एड्सॉर्ब कराते हो तो क्या होगा, उस अमाउंट को यदि आप कैलकुलेट करोगे, कंपैरिजन करोगे, यदि आपने उसी सॉलिड को क्या करा, बारीक 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 टुकड़ों में कर दिया, तो उसका पोरस साइड क्या हो जाता है, पोर साइड उसको ज्यादा मिल जाएंगे, उस पर गैस के मॉलिक्यूल उतने एब्जॉर्ब होंगे। तो डिपेंड करता है कि एब्जॉर्बेंट का एरिया कितना है, जितना ज्यादा एब्जॉर्बेंट का एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन का अमाउंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अधिशोषण की एंथैल्पी। अब देखिए, जिसे अपन बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन का कैसे इफेक्ट पड़ता है। आप देख रहे हैं कि जब एब्जॉर्बेंट पर, सॉलिड एब्जॉर्बेंट पर जब गैस के मॉलिक्यूल आते हैं तो एक वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कोई एक वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स बन रहा है, जिसमें जब ये इनके बीच में एक वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स यानी अट्रैक्टिव फोर्स है, जो कि एक बंध के प्रकार का ही है। यहाँ पर क्या होगा, उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है, इस समय 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, बहुत लो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है जब एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर आते हैं, तब बहुत वीक, क्योंकि से यहाँ पर वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स होता है, तो बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज 20 to 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। क्यों, इसका रीजन यही है कि यहाँ पर वीक फोर्स होता है, जिसके लिए बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है। जैसे जब आपको पता है कि जब वो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक अपने में से एनर्जी रिलीज करते हैं, है ना। बंध को बनने के लिए और टूटने के लिए भी लगती है, यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स बन रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगेगी, तो वो जो एनर्जी निकलेगी
तो वो कितनी होती है, बहुत कम होती है, बिकॉज ये वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स होता है 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। तो ये थे फिजिकल एब्जॉर्प्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब देखते हैं हम रासायनिक अधिशोषण की विशेषताएं। रासायनिक अधिशोषण में पहला देखेंगे हम हाई स्पेसिफिसिटी। अब यहाँ पर क्या होता है, हाई स्पेसिफिसिटी यानी अभी हम यहाँ पर बनाते हैं एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट। ये हमारा क्या था, सॉलिड एब्जॉर्बेंट था, है ना, ये हमारा सॉलिड एब्जॉर्बेंट था। और ऊपर हमारे क्या थे, गैस के जो मॉलिक्यूल थे वो क्या थे, हमारे गैस के एब्जॉर्बेट। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ जो सरफेस पर मॉलिक्यूल थे, ठीक, अब क्या होगा कि जो एब्जॉर्बेंट है हमारा सॉलिड एब्जॉर्बेंट, उसके पास अब स्पेसिफिसिटी होती है। अभी तक क्या देखा था हमने फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कि स्पेसिफिसिटी नहीं रहती, हुए किसी भी गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब हम इसको एग्जांपल समझते हैं। हमने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा है ना, लोहे पर जंग लगती है, कि भी आपने सुना है किसी और चीज पे जंग लगते, क्यों, क्योंकि से जो जंग है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, आयरन ऑक्साइड कुछ वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्रिस्टलाइज होता है, जिसको अपन बोलते हैं कि रस्ट, है ना। अब ऐसा तो नहीं कि किसी और मेटल पर होता है, हमने केवल लोहे पर जंग देखी है, उसका फॉर्मूला होता है आयरन ऑक्साइड का वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्रिस्टलाइज होना। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि जो लोहा है वो हमारे लिए क्या है, लोहा हमारे लिए एब्जॉर्बेंट है, सॉलिड एब्जॉर्बेंट। और O2 जो गैस का मॉलिक्यूल है, जो कि लोहे के सरफेस पर आके एब्जॉर्ब होता है, वो उसके लिए क्या है, एब्जॉर्बेंट है। अब ये एब्जॉर्बेंट जो है, जो कि एब्जॉर्बेंट पे जा रहा है, अब एब्जॉर्बेंट पे जाना है, यानी कि आयरन पर ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करके वो जंग बना सकता है, वो क्लोरीन के साथ तो नहीं बना सकता कि भाई हम क्लोरीन को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरीन के साथ क्या करते हैं, आयरन क्लोराइड बना के हम जंग बना लें, नहीं। तो यहाँ पर स्पेसिफिसिटी आ जाती है कि एब्जॉर्बेंट स्पेसिफिक टाइप के एब्जॉर्बेट को ही अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर सकता है। क्यों, क्योंकि से ये केमिकल एब्जॉर्प्शन है, और केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में ये फिक्स होता है, क्योंकि से यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनता है एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के बीच में, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनता है, दैट केमिकल बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड हो सकता है, और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज दिस इज केमिकल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि से ये क्या है, केमिकल एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पर हाई स्पेसिफिसिटी रहती है। दूसरी हम बात करें नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट की, अधिशोष्य की प्रकृति, तो यहाँ पर अभी हमने देखा था कि जो एब्जॉर्बेट होता है, अधिशोष्य होता है, वहां पर हमने क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करी थी कि क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का जितना ज्यादा होगा उसके एब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। यदि यहाँ पर क्या होता है कि केमिकल जो बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, उसमें क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल आके इस सरफेस पर एब्जॉर्ब होंगे वो केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पर अब अधिशोष्य एब्जॉर्बेट के लिए क्या है, वीक वो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए उनको क्या चाहिए, एनर्जी भी कम चाहिए, मतलब एनर्जी ज्यादा चाहिए, क्योंकि वहां पे नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो क्या होगा, जो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, यानी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं, वो बहुत पास पास होते हैं, और लिक्विड के मॉलिक्यूल यदि पास पास होंगे तो उनको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए रहेगी, इसलिए ये क्या होंगे, ज्यादा टेम्परेचर पर ही फेवरेबल होंगे। तो यहाँ पर अधिशोषी की प्रकृति भी देखते हैं हम। फिर इरिवर्सिबिलिटी, अनुत्क्रमणीयता, यहाँ क्या होता है, जैसे हमने फिजिकल एब्जॉर्प्शन में देखा था कि एक बार जो गैस के मॉलिक्यूल है सॉलिड एब्जॉर्बेंट पर जब एब्जॉर्ब होते हैं तो वापस क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर या फिर प्रेशर डिक्रीज करने पर क्या होते हैं, प्रेशर आप क्या तो डिक्रीज कर दो या टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, तो क्या करेंगे, सरफेस को छोड़कर वापस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, जिसको अपन डिसॉर्प्शन बोलते हैं। यहाँ क्या होता है, एक बार, क्यों, क्योंकि से वहां पे वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स था फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। ये केमिसॉर्प्शन है, इसमें क्या होता है, जब एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर, एब्जॉर्बेंट जो होता है जब एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाता है तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनता है, और ये केमिकल बॉन्ड जो होता है ये वॉन डेर वाल्स बॉन्ड की अपेक्षा स्ट्रांग होता है, जैसे वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनते हैं, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला जो बंध होता है वो स्ट्रांग होता है, जिसको तोड़ने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा करेंगे तब होगा,
है ना। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये इरिवर्सिबल होता है, यहाँ पर इसका ज़्यादा इफेक्ट हमको, इन दोनों के बीच में पर केमिकल बॉन्ड बन जाता है तो उसको तोड़ने के लिए हमको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल होता है। सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, अधिशोषण का पृष्ठ क्षेत्र, हमने देखा था कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट का सरफेस जितना ज्यादा होगा उसका एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। यहाँ पर भी सेम चीज होगी कि आप एब्जॉर्बेंट का जो एरिया होगा जितना ज्यादा होगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन भी उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि से यहाँ पर गैस के एब्जॉर्बेंट और सॉलिड एब्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड उतना एक्सटेंड में बनेगा और एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अधिशोषण की एंथैल्पी की बात करें तो वहां पर हम देख रहे थे कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में एंथैल्पी जो थी वो बहुत कम थी क्योंकि वहां पे वीक वॉन डर वाल फोर्स था। यहाँ एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में क्योंकि से केमिकल बॉन्ड बनेगा और वो कोवेलेंट और आयनिक होगा तो उसमें एंथैल्पी जो होगी वो ज़्यादा रिलीज होगी। क्यों होगी? जैसे आपको पता है कि हमने यहाँ पर माना था कि ए गैस के मॉलिक्यूल जो है वो ए से रिप्रेजेंट करें और ये जो है हम बी से रिप्रेजेंट करें सॉलिड के मॉलिक्यूल को। तो ए जब इनके बीच में केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्योंकि से नया केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, नया बंध बनता है, नया मॉलिक्यूल बनता है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो पुराना बंध है ये टूटेगा। जब नया बंध बनने के लिए पहले पुराना बंध टूटना होगा तो एनर्जी रिलीज होगी कुछ। यहाँ पर भी क्या होगा, पुराना बंध टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगी। इन दोनों के बंध को बनने के लिए, ए और बी के बीच में बंध बनने के लिए क्या होता है, बंध बनने में ऊर्जा लगती है और टूटने में यहाँ एनर्जी निकल रही है। तो यहाँ पर हमको अधिशोषण में एंथैल्पी देखने को मिलती है कि एंथैल्पी यहाँ ज्यादा अमाउंट में होगी क्योंकि जब पुराने बंध टूटेंगे नए बंध बनेंगे तो बंध बनने में कम ऊर्जा लगती है लेकिन बंध टूटने में ज्यादा एनर्जी लगती है। तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। तो अधिशोषण की एंथैल्पी हमको यहाँ ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये था केमिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अब इसमें हम क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। चलिए देखते हैं भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में। तो सबसे पहला पॉइंट देते हैं बंध की प्रकृति। तो यहाँ हम बंध की प्रकृति के बारे में बात करें तो जो बंध की प्रकृति हम देखें तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में दुर्बल बॉन्ड ऑफ बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल होता है। यहाँ प्रबल रासायनिक बंध होता है। सहसंयोजक व आयनिक बंध जो होते हैं बंध की प्रकृति में देखें तो यहाँ पर जो एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में जो बंध होता है वो बहुत वीक होता है, यानी वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि वीक होता है। यहाँ एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में जो बंध बनता है वो रासायनिक होता है, सहसंयोजक और आयनिक बंध, इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, विशिष्टता देखें हम तो यहाँ पर एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के भी हमने देखी थी। तो यहाँ पर एब्जॉर्बेंट पर जो एब्जॉर्बेट की एब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी है, यानी कि स्पेसिफिसिटी नहीं रहती है कि एब्जॉर्बेंट पे केवल कार्बन डाइऑक्साइड आके एब्जॉर्ब होगी या O2। वहाँ कोई भी गैस जो हो सकती है किसी भी एब्जॉर्बेंट पर, किसी भी एब्जॉर्बेंट पे जाके एब्जॉर्ब हो सकती है। तो यहाँ विशिष्टता में कमी नहीं होती है, यहाँ विशिष्टता होती है ना। यहाँ विशिष्टता नहीं होती, यहाँ विशिष्टता अधिक होती है। क्या? आयरन के, जैसे हमने बताया था, उदाहरण दिया था, एग्जांपल आप लिख सकते हो इसमें कि आयरन का जो सरफेस होता है तो उस पर केवल ऑक्सीजन जाके एब्जॉर्ब हो सकता है ना, और कोई दूसरी गैस नहीं। उसके बाद प्रकृति देखें तो ये उत्क्रमणीय होती है, ये अनुत्क्रमणीय होती है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो रिवर्सिबल है। एक बार एब्जॉर्बेंट पे कोई मॉलिक्यूल आके एब्जॉर्ब हो गया तो वापस क्या हो सकता है, सरफेस पे से छोड़ के स्केप हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे यदि एब्जॉर्बेट आ गया तो वो रासायनिक बंध बना लेता है और नया एक कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, इसलिए वो उसके सरफेस पे स्केप नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं अधिशोषण की एंथैल्पी। यहाँ अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है। हमने बताया था कि यहाँ पे वीक वॉन डर वाल फोर्स रहता है, इसलिए यहाँ पर जो ऊर्जा होती है वो कम रिलीज होती है, तो 20 से 40 होती है। यहाँ अधिशोषण की अधिकता होती है क्योंकि हमने बताया था कि एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल के बीच में बंध जो होते हैं वो टूटते हैं और एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल के बीच में भी बंध टूटते हैं और एब्जॉर्बेंट के बीच नया बंध बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच एनर्जी जब बंध बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, फिर तापमान देखें तो ये कम तापमान को फिजिकल एब्जॉर्प्शन फेवर करता है और केमिकल एब्जॉर्प्शन अधिक तापमान के लिए
को फेवर करता है। सक्रियण की ऊर्जा की आवश्यकता देखें तो यहाँ पर क्योंकि इसे वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए यदि हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो आप एक्टिवेशन एनर्जी देखेंगे इस तरीके से ग्राफ बनता है एक्टिवेशन एनर्जी का, जिसमें यहाँ पर मॉलिक्यूल को इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। यदि ये पहाड़, मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार का पहाड़ रहता है, मॉलिक्यूल को क्रॉस करना पड़ता है। ये जितना ज्यादा ऊंचा होगा एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी और उतना क्या होगा यहाँ पे टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। तो सक्रियण ऊर्जा के लिए जो आवश्यकता होती है एक्टिवेशन एनर्जी, वो यहाँ पर कम होती है क्योंकि इसे वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स है, और यहाँ पर क्या होता है अधिक होती है ना। उसके बाद हम परतीय प्रकृति की बात करें, यानी सरफेस पर ये एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्बेंट पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होता है, यदि एक लेयर बन गई तो उसके ऊपर दूसरे, इसी के ऊपर क्या होगी, इसी लेयर के ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होते जाएंगे, फिर इसी के ऊपर गैस की दूसरी तीसरी लेयर बनती जाएगी, फिर इसी के ऊपर और उसी के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होते जाएंगे। तो ये मल्टी लेयर फॉर्म कर सकता है। इसमें एक आणविक परत बनती है, क्यों, क्योंकि से जो सरफेस होता है एड्सॉर्बेंट का वो एब्जॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बनाता है, और केमिकल बॉन्ड में एक ही लेयर जो होगी वो एब्जॉर्बेंट के, क्योंकि एब्जॉर्बेंट पर क्या होती है एक ही सरफेस जो रहती है, उसके मॉलिक्यूल एक बार जब इससे बना लेते हैं तब इसके ऊपर दूसरी लेयर जम जाती, जो केमिकल की फर्स्ट लेयर बन जाती है। अब वो केमिकल की लेयर सॉलिड एब्जॉर्बेंट के साथ, क्योंकि इसे नया कंपाउंड बना चुकी होती है, अब उसके पास कोई दूसरे मॉलिक्यूल नहीं है कि आने वाले मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्शन करके केमिकल बॉन्ड बने, तो यहाँ एक ही लेयर बनती है। ठीक है, अधिशोषण की मात्रा देखें तो अधिशोषण की मात्रा कम ताप और उच्च ताप पर बहुत अधिक होती है, और फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में उच्च ताप और कम ताप पर क्या होती है, अधिक होती है। तो ये 8 पॉइंट है जो कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में आप डिफरेंस आता है तो लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं, ये आपके फैक्टर्स के फॉर्म में आ सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर केमिकल एब्जॉर्प्शन को प्रभावित कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा नीट में या फिर और भी कोई आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री का है, तो आपको बहुत अच्छे से बनेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।